हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदिस फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में कौन कौन से इतने टॉपिक्स है जिससे करके आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। देखिए, आपको जितना टॉपिक बताया जाएगा इस वीडियोस के माध्यम से, उसको आप मैक्सिमम से कोशिश करना कि उसे कवर करके जाओगे। अगर आप जाओगे तो अच्छा खासा नंबर आप लोग ला सकते हैं, लेकिन आप उसे कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। देखिए, आपको सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हॉस्पिटल एंड फार्मेसी का जो अकॉर्डिंग टू पीसीआई ये सिलेबस है। सबसे पहले अगर चैप्टर 1 में देखते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी। देखिए, हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ने से पहले आपको ये डेफिनेशन याद रखना चाहिए कि हॉस्पिटल होता क्या है, क्योंकि डेफिनेशन आपको हॉस्पिटल में पूछ ही लेता है। दो चीज इसमें चैप्टर 1 में दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका पूछता है कि व्हाट इज हॉस्पिटल, दूसरा पूछता है टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल के बारे में बात करें, अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हॉस्पिटल क्या है? एक तरह का संस्था है, इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे क्या होता है, लोगों को सिखाने के साथ साथ पढ़ाया जाता है और मरीजों को ट्रीटमेंट किया जाता है और डिजीज के बारे में स्टडी किया जाता है। जो सारे ये चीज आता है, ये आपको हॉस्पिटल कहलाता है। अब एक कोई आता है फिर आपका टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। आर्मी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल आता है, एलआईसी हॉस्पिटल आता है। बहुत सारे आपके क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। अब आता है हॉस्पिटल फार्मेसी। क्या होता है? हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी होता है उसी को हम हॉस्पिटल फार्मेसी कहेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट यही चीज है, आपको याद रखना है कि हॉस्पिटल का डेफिनेशन क्या होता है, और दूसरा चीज क्या याद रखना है, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। ये आपको दो चीज इसमें याद रखना है, क्योंकि देखो टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल हर बार लगभग देखा गया कि पूछ लेता। फिर आता है, यहाँ पे आता है एक चीज आपको याद रखना है कि हॉस्पिटल फार्मेसी का स्कोप क्या है। अब फिर आता है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक चीज देखना कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। मतलब बीइंग ए फार्मासिस्ट अगर आप हैं तो आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दवाई को सही तरीके से आप दें, चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज करें, जो गाइडलाइन दिया हुआ उसको फॉलो करे, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाए। ये सारी चीज आपका प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। किसका प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये आपका फार्मासिस्ट का पूछेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट आता है आपको ये याद रखना, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। देखो, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इसमें भी आपका, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस आपका कम्युनिटी में भी है, तो आपको गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जरूर याद करना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, शॉर्ट में मिलेगा या तो फिर आपको लॉन्ग में जरूर मिलेगा कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होता क्या। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस मतलब कि आप दवाई अच्छे से देंगे, प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ेंगे, अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करेंगे, डॉक्टर से क्लियर करेंगे, उसके बाद आप देंगे। इन सब चीज़ों को करके आपको फॉलो करके गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, एनएक्यूएस गाइडलाइन और एनएबीएच एक्रेडिटेशन। ये आपको याद रखना, एक तरह गाइडलाइन है जो आपका हॉस्पिटल के लिए होता है। और फिर इंपॉर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पे, रोल ऑफ फार्मासिस्ट। मतलब फार्मासिस्ट का क्या रोल है, ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ फार्मासिस्ट कम से कम आपको तो पता ही होना चाहिए ना कि हमारा रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गया? सबसे पहले आपका डेफिनेशन याद रखना, हॉस्पिटल का डेफिनेशन रखना। दूसरा आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का डेफिनेशन याद रखना। फिर इसका स्कोप याद रखना। टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल कितने तरह का, तो ये याद रखना। फिर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है, ये चीज आपको याद रखना। फिर एक गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट आपको एनएक्यूएस और एनएबीएच एक्रेडिटेशन और रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या क्या होता है, इन सब चीजों को इस चैप्टर से याद रखना। अब आता है नेक्स्ट में सबसे पहले आता है डिफरेंट कमेटी इन हॉस्पिटल। मतलब सेकेंड चैप्टर में मेनली कमेटी के बारे में डिस्कस किया गया, डिफरेंट कमेटी, जैसे कि आपको पीटीसी जैसे कहते हैं, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के बारे में डिस्कस किया गया। जो इन्फेक्टिव कंट्रोल करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो इसमें सबसे पहले आप तो ये याद रखना, पीटीसी मतलब फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, ये एक तरह का कमेटी है। देखो ये क्या होता है, पीटीसी एक तरह का कमेटी है जो पूरे हॉस्पिटल को कह सकते हैं सही तरीके से और एक ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस ऑफ कि फार्मेसी जुड़ा रहे, नर्सिंग फील्ड से भी, डॉक्टर से भी जुड़ा रहे, एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़ा रहे। इन सब चीज़ों को किस तरह से जोड़ना है, अच्छे तरीके से जोड़ के रखना है, इन सब चीज़ों को आपको पूरा बताता है पीटीसी में आपको एक चीज़ याद रखना कि पीटीसी होता क्या है। पीटीसी एक तरह का कमेटी है। दूसरा चीज़ ये याद रखना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सही तरीके से हॉस्पिटल चले और एक कोऑर्डिनेशन बने रहे। और इसका कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन मतलब कि कह लीजिए इसमें फिजिशियन भी रहते हैं,
जो डॉक्टर्स रहते हैं, नर्सेस रहते हैं, उसके बाद फिर आपका फार्मासिस्ट रहता है। इन सब चीज़ों को आपको डिफाइन करना है। और दूसरा चीज़ ये है कंपोजिशन में आपको पूरे डिटेल में डिफाइन करना है कि इलेक्टेड मेंबर होते हैं, आपको एक्स इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इन सब चीज़ों को आपको उसमें डिफाइन करना है। फिर इसमें ये चीज़ आता है फंक्शन। फंक्शन पूछेगा कि पीटीसी का फंक्शन क्या है। फंक्शन इसका यही है कि इसको सही तरीके से रेगुलेट करती है। किसको रेगुलेट करती है? हॉस्पिटल में जो फार्मेसी है उसको अच्छे तरीके से फार्मेसी और सही तरीके से हेल्थ केयर को सही तरीके से रेगुलेट करती है। अब नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी। हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी का आप डेफिनेशन बस याद रखेंगे। हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी क्या होता है? एक तरह का कह सकते हैं कि अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी है। मतलब ये एक तरह का लिस्ट है ड्रग का जो उस हॉस्पिटल में प्रेजेंट होता है। मान लीजिए आपको कोई ओपोलो हॉस्पिटल में लेते हैं, कोई मैक्स हॉस्पिटल लेते हैं, तो मैक्स का अलग हॉस्पिटल फार्मेसी होगा, हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी होगा, ओपोलो का अलग हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी होगा। यहाँ पे क्या है कि एक तरह कह सकते हैं मेडिसिन का जो अवेलेबल होगा वहाँ पे जो सारे लिस्टेज होते हैं वो सारे चीज किसका? हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी कहलाता है। और ये हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी बनाता कौन है? ये हमारा पीटीसी कमेटी डिसाइड करती है और इसके द्वारा ही हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी बनता है। नेक्स्ट आता है, इसमें इंपॉर्टेंट ये आता है, ये चीज एक ना, इन्फेक्टिव कंट्रोल कमेटी। देखो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि हॉस्पिटल में हर तरह के लोग आते हैं। ज्यादातर क्या होता है? मरीज ही आते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई घूमने जा रहा हो या कोई शौक से कभी गए हो क्या हॉस्पिटल में जा रहे हैं भैया घूमने जा रहा है, जैसे कि आप लोग पार्क में जाते हो या कहीं घूमने जाते हो, तो हॉस्पिटल तो नहीं जाते। तो उसमें बीमारी लेके कई तरह के लोग आते हैं, हर तरह का अलग अलग बीमारी लेके आते हैं। तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे ऐसे तो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जो एक दूसरे से फैल जाता है, छींक से फैल जाता है, इससे ज्यादा। या फिर आप लोग जो देखे होंगे जो बीमार होता है उसमें क्या इम्यूनिटी का थोड़ा सा कमजोर रहता है, उसमें उस कंडीशन में जब वो बीमार रहता है तो क्योंकि उसका उस वक्त इम्यूनिटी लड़ने से बीमारी से जो लड़ेंगे उतना पावर नहीं रहता। तो उसमें क्या हम प्रोवाइड करेंगे कि सैनिटाइजेशन माहौल देंगे, मतलब ऐसा देंगे जो आसपास माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं हो। इसीलिए हम क्या करते हैं हॉस्पिटल में देखेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में 150 मतलब सफाई करते रहता है, सफाई कर्मी चल रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो इन्फेक्शन है एक दूसरे से फैले नहीं, और दूसरे को अगर है तो वो मान लीजिए बीमारी जो है वो जो बीमार आदमी है उस पे ना जाए। ये सारी चीज काम किस कराता है? इन्फेक्टिव कंट्रोल कमेटी। इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें कौन कौन से होते हैं मेंबर, जैसे कि हर डिपार्टमेंट के एक हेड होता है इसमें। अब इसमें आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अब एक चीज क्वेश्चन आता है, ये पूछा गया, ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि क्या रोल है प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। जैसे कि एंटीबायोटिक, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। जैसे कि एक बार क्या करेंगे, बार बार एक किसी को अगर मारिएगा या फिर बार बार किसी को धोखा दीजिएगा ना, तो उसमें क्या आएगा, एक टाइम आएगा उसके बाद क्या होता है, अरे यार ये ऐसा ही है, चलो रहने दो, कोई बात नहीं। सेम इसी तरह क्या करता है कि आप क्या करते हैं कि आप एंटीबायोटिक देते हमारी बॉडी क्या करता है कि उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। मतलब कि अगर उस टाइप का अगर उसका एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारे बॉडी में कोई असर नहीं होता, वो जो बीमारी है हमारा वो बीमारी बढ़ते रहता है, वो घटता नहीं। तो इसको किस तरह से हम फार्मासिस्ट रोल क्या है कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए हम इस तरह से रोक सकते हैं कि एक सही तरीके से दे, उल्टा पुल्टा एंटीबायोटिक नहीं दे, हाइयर डोज नहीं दे, मतलब एक मिनिमम अच्छे से हम डोज देंगे। जैसे कि देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ये जो क्वैक होते हैं, इन द सेंस ऑफ जो झोला छाप रहता है जिसको पता नहीं होता सही तरीके से, वो बुखार में जाएगा फिर भी 1000 mg 150 mg का देखते हैं, ट्रैक्सूल देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, वो एक टाइम में आता है हमारे बॉडी फिर उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगता है और उस तरह का एंटीबायोटिक काम नहीं करता। फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें दूसरे तरीके का एंटीबायोटिक चलाना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है एंटीबायोटिक जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है उसको रोकने के लिए। अब नेक्स्ट आता है फिर आप सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। दो चीज है इसमें, एक है सप्लाई चेन, एक होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब हॉस्पिटल में किस तरह से सप्लाई चेन काम करता है। सप्लाई चेन जैसे कि अगर मान लीजिए आप हम दवाई भी लाएंगे तो क्या करते हैं, पहले हम क्या रॉ मटेरियल या फिर फैक्ट्री से स्टार्ट करते हैं, फैक्ट्री से जाता है, फैक्ट्री से कहाँ जाता है, फिर वेयर हाउस में, उसके बाद फिर कहाँ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है, उसके बाद फिर आपका होलसेलर में जाता है, उसके बाद आप लोग रिटेलर में यानी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। इतना सारा ये जो चेन है ये सारी चीज आता है सप्लाई चेन के अंदर। किसी भी जगह अगर गड़बड़ हुआ तो ये सप्लाई चेन पूरा गड़बड़ हो जाए। सप्लाई चेन ऊपर से लेके नीचे तक सही तरीके से कह सकते हैं कि एक सिस्टमिक वे से चलता है, एक लंबा सा चेन है। अगर मान लीजिए फैक्ट्री में माल बनाना स्टार्ट कम कर दे, यहाँ पूरे नीचे आपको रिटेल में पहुंचेगा नहीं, या फिर होलसेलर क्या करे माल बनाना कम कर दे तो आपको रिटेल में नहीं पहुंचेगा, तो फाइनली किसको, पेशेंट को दिक्कत हो, आपके बिजनेस में इफेक्ट पहुंचेगा। तो इसके लिए ये चीज आपको याद रखना है। इसमें
इम्पोर्टेंट ये है कि शेड्यूल H1 ड्रग जो आता है एंटीबायोटिक के अंदर आता है, जो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं लिख सकते। इसको अच्छे तरीके से आपको याद करना है कि शेड्यूल H1 एंटीबायोटिक कौन कौन से आते हैं। दूसरा ये चीज आता है, आपको ये याद रखना है इसमें कि इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक की कौन कौन से टेक्निक होते हैं जो इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इन्वेंट्री कंट्रोल, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी चीज को बनाते हैं आप, अगर रॉ मटेरियल आप सही सस्ता लाएंगे, आपका मजदूर सस्ता लाएंगे या सही तरीके से आप क्वालिटी वाला लाएंगे और कम पैसे में लाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपका जो ब्रांड है या आपका जो प्रोडक्ट है तो सस्ते में बनेगा। दूसरा क्या चीज़ होगा, वो आपको क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। तो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, या कह सकते हैं हमें कंट्रोल या कौन कौन से हम टेक्निक लगाते हैं जिसके द्वारा हमारे जो फाइनली है कॉस्ट कम पड़े, किसका प्रोडक्ट कम पड़े, उसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें जैसे है कि इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल, इन्वेंट्री टर्नओवर, ये सारी चीज़ आपको डिटेल में याद करना है। फिर नेक्स्ट ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे सबसे पहले ये आता है, ये दोनों याद रखना है। ये दोनों मेथड आपको शॉर्ट में पूछ सकता है और ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। देखिए इसमें क्या याद रखना है आपको, FEFO। एक देखो आप इसमें कि FEFO मतलब देखो F से क्या होता, फर्स्ट एक तरह कह सकते हैं एक मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं या अच्छे तरीके से सर्विस। फर्स्ट एक्सपायरी, इसे क्या है एक्सपायरी, और आपको फर्स्ट एक्सपायरी जो मतलब कि फर्स्ट पहले जो आपका आएगा वो हम फर्स्ट और मतलब पहले, अगर जो पहले एक्सपायर होगा उसको पहले हम बेचेंगे, जो और दूसरा मेथड में हम क्या करते हैं जो पहले आता उसको हम पहले बेचेंगे, मतलब एक्सपायर होने से पहले पहले ही हम उसे सेल आउट कर देंगे। क्लियर है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना कौन कौन से। और दूसरा ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना कि एक्सपायर जो ड्रग होता है उसको हम किस तरह से रिमूव करते हैं, डिस्पोजल करते हैं। जो नार्कोटिक या साइकोट्रिक है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से, जैसे नार्कोटिक या साइकोट्रिक जो दवाई होता है लोग क्या कर सकते हैं उसका मिस यूज कर सकते हैं। मिस यूज कैसे कर सकते हैं, जो नशेड़ी होता है उसको तो फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से उठाए, नाली से उठाए या कहीं से उठाए, या फिर कोई बच्चे के पास चला गया या आप इधर उधर फेंक दिए और कोई जानवर खा लिया, तो नुकसान क्या हो जाएगा, उनको नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से हमें एक्सपायर जो प्रोडक्ट है किसी में हम जला देते हैं, कभी किसी को डिफ्ट कर देते हैं मिट्टी के अंदर, ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। तो इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है H1 ड्रग क्या होता है। दूसरा आपको ये चीज़ याद रखना है कि इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे कि FEFO क्या होता है और एक्सपायर मेडिसिन को हम किस तरह से हम हैंडलिंग करते हैं, ये सारी चीज आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से करते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हम हॉस्पिटल में, जब आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में काम करने के लिए जाएंगे तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके बारे में ही आपको बताना है। इसमें इंपॉर्टेंट आता है सबसे पहले कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ये याद रखना है कि किस तरह से। एक इंपॉर्टेंट है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग ICU में किस तरह से करते हैं, NICU में कैसे करते हैं और इमरजेंसी वार्ड में कैसे करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये आता है यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड देयर स्टोरेज, मतलब कि हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करें। मतलब नार्कोटिक का जो हम दवाई करते हैं या साइकोट्रोपिक का, पहली बात तो विदाउट डॉक्टर तो हम कर ही नहीं सकते। विदाउट डॉक्टर क्या करते हैं हम, विदाउट डॉक्टर हम उससे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। अगर डॉक्टर होगा तभी, डॉक्टर का अगर परमिशन होगा तभी हम दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। इसके लिए हमें क्या ऐसा जगह रखेंगे जो लॉकर सही से हो या सही तरीके से क्या हो, वहाँ पे सही तरीके से अच्छे तरीके से वहाँ पे अच्छे जगह पे रखा हो। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा जगह रख दिया कि कोई भी यूज कर रहा, सही तरीके से जब अच्छी जगह पे रखा हो कि आपके पास लॉकर की चाबी खुद के पास हो, जो आपके चार्ज होंगे, यही सारी चीज आपको याद रखना। फिर यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है, इन पेशेंट और आउट पेशेंट, दो तरह के पेशेंट होते हैं। एक तो आता है कि डॉक्टर के पास आया, दिखाया और चल दिया, एक होता आया और एडमिट होके रह गया। तो इसमें आपको ये चीज याद रखना है, ये सारे याद रखना कि फ्लोरिस्टिक मेथड क्या होता है, यूनिट डोसेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मेथड, और ड्रग बास्केट मेथड क्या होता है, ये सारी चीज आपको इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दूसरा ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक जो सब्सटेंस है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसका स्टोरेज किस तरह से करते हैं, ये इस चैप्टर में आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है चैप्टर 6 में कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में किस तरह से कंपाउंड करते हैं। बल्क कंपाउंडिंग क्या होता है, IV मिक्सचर क्या होता है,
आईवी एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, सर्विस इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखना, एक तो आपको बल्क कंपाउंडिंग क्या होता है, दूसरा टोटल पेरेंटल यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या होता है, ये चीज आपको दो याद रखना। फिर आता है 7 चैप्टर। चैप्टर 7 में आता है रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा आपको कि रेडियो फार्मास्यूटिकल होता क्या। देखिए रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में हम बात करें, ये दो चीजों से बना हुआ है, एक है आपका रेडियो, दूसरा आपका फार्मास्यूटिकल। मतलब रेडियो फार्मास्यूटिकल एक तरह कह सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिससे रेडिएशन इमिट हो, मतलब रेडिएशन जनरेट हो, उसे हम रेडियो कहेंगे। और फार्मास्यूटिकल जब उसका यूज हम दवाई के रूप में करेंगे या फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियो फार्मास्यूटिकल। क्लियर है। अब देखो रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज हम कहाँ करते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज मेनली अगर बात करें तो वो हम कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। ये क्या करता है, हमारे ग्रोथ ऑफ सेल को रोकता है। कैंसर के बारे में पता भी होगा आपको कि ये क्या है, कैंसर एक तरह का अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, मतलब सेल का ये पागल के जैसा डिवीजन होते रहता। तो ये क्या करते हैं, हम रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज करके हम उसे कम कर देते हैं, या उसका ग्रोथ जो होता है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा स्टेरॉइड कि रेडियो फार्मास्यूटिकल में एक चीज और है, दिक्कत है कि उसमें रेडिएशन इमिट करते रह सकता है। तो जो कैंसर सही बंदा है, जिसको कैंसर नहीं है, उसको भी कैंसर होने के चांसेस है। तो जब हम इसे क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे, तो ऐसे जगह स्टोरेज करेंगे जहां पे क्या हो, रेडिएशन ना निकले, काला जगह पे हो, या उसके कांटेक्ट में लोग ज्यादा नहीं आए। क्लियर है। या उसको हम ब्रिक प्रूफ, मतलब क्या करेंगे, ब्रिक से बना देंगे, ईंटा से हम उसे घेर देंगे, ताकि उसका स्टोरेज अलग ही रहे। अगर रेडियो फार्मास्यूटिकल रख रहा है तो उसका स्टोरेज अलग ही जगह पे रहे, कोई ऐसा नहीं जगह पे रखे कि हमें ही नुकसान उल्टा पहुंचा जाए। अब इसका डिस्पेंसिंग किस तरह से करेंगे, डिस्पेंसिंग अगर हम करेंगे तो ओवर द नाइट, मतलब इसका क्या होता है कि एक चीज और याद रखना, इसका जो टाइम ऑफ पीरियड होता है जिसे हाफ टाइम कहते हैं, या फिर इसका ड्यूरेशन जो इसका यूज इसका बहुत कम रहता है। तो इसके लिए कोशिश करते हैं कि जहाँ से हम मंगाते हैं वो एक दिन में हो, या तो फिर रात में ऑर्डर दिया और सुबह पहुंचा दिया, जिसके लिए हम इसे यूज करते हैं। फिर आता है एक और बड़ी समस्या, आता है डिस्पोजल किस तरह से करेंगे, रेडियो फार्मास्यूटिकल का डिस्पोजल किस तरह से। देखो इसका डिस्पोजल हम इस तरह से करेंगे, स्पेशल टाइप का डिस्पोजल करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर खुले में रह गया तो जिसे कैंसर नहीं उसे भी कैंसर कर देगा, उससे नुकसान कर जाए। क्योंकि ये क्या करता है, हमारे बॉडी का जो सेल्स है, सेल्स को रोक देता है, मतलब ग्रोथ होने को रोकता है। तो इसको हम ऐसे जगह डिस्पोजल करेंगे कि ताकि हमें नुकसान ना दे। नेक्स्ट आता है इसमें इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज आपको इसमें याद रखना कि रेडियो फार्मास्यूटिकल होता क्या, इसका स्टोरेज किस तरह से करना, डिस्पेंसिंग किस तरह से करना, और इसको किस तरह से डिस्पोजल करना, ये सारी चीज याद रखना। फिर आता है आपको नेक्स्ट की एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर यूज इन हॉस्पिटल फार्मेसी। तो यहाँ पे आपको ये चीज पूछ लेगा कि हॉस्पिटल फार्मेसी में कंप्यूटर का किस तरह से हम यूज करते हैं। देखो आज के डेली मर्रा जीवन में देखे होंगे हर कोई विदाउट कंप्यूटर, बहुत कंप्यूटर क्या करता है, हमारा समय बचा देता है। आप क्या करते हैं, जाते हैं बस नाम बताए, एक बार अगर पहले भी आप गए हैं बस नाम बताओ, पूरा का पूरा डिटेल आपके पास आया था ना, हॉस्पिटल में देखोगे। ये क्या करते हैं हम जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं, तो आपको इसमें सॉफ्टवेयर का नाम याद रखना है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अरे एक चीज पूछ लिया सॉफ्टवेयर कभी भी पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होता है मैं बता दूं थोड़ा सा आपको। आप किसी डॉक्टर को दिखाए, मान लीजिए कि आपको मान लेते हैं एक एग्जांपल पे कि आपको डायबिटीज है, या कि किसी फैमिली में किसी को डायबिटीज, वो 10 डॉक्टर को दिखाया होगा। अब 11वां डॉक्टर के पास जाते क्या करता है, 10 का प्रिस्क्रिप्शन लेके उसके पास जाते हैं ना कि भाई रेस्पॉन्स मिल जाए अच्छे तरीके से वहां पे, ताकि इलाज हो जाए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि वो आपका हर चीज सेव हो जाता है हॉस्पिटल में, मतलब डाटा में, कि अगर इससे पहले भी आए उसी हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट में आप गए हैं तो उसमें पूरा डेटा रह जाता है। बस आपका नाम डालेगा तो पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। जैसे कि क्या होता है, आप लोग का आधार कार्ड है, आधार कार्ड में क्या होता है कि जैसे हम लोग अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं, नाम एड्रेस आ जाता है ना, पिक क्या जाता है ना, सेम इसी तरह ये हेल्थ रिकॉर्ड काम करता, ताकि लोगों का समय बचे और एक कह सकते हैं कि एक सिक्योर हो जाए डेटा और सही तरीके से रह पाए, और लंबे समय तक, या तो फिर किसी को इमरजेंसी कंडीशन में हो तो उस कंडीशन में भी हम उस चीज का यूज कर सकें। चलिए अब तक तो हमने ये सारी चीज पढ़ा, ये हमने पढ़ा हॉस्पिटल। यहाँ इस सब्जेक्ट का देखिए तो दो चीजों में बैठा है, एक है हॉस्पिटल, दूसरा है क्लिनिकल। यहाँ पे दो चीजें, हॉस्पिटल में हमने तो ये सारी चीज पढ़ा, दूसरा स्टार्ट होता है इसका पार्ट क्लिनिकल। अब क्लिनिकल क्या होता है, क्लिनिकल को थोड़ा सा जानने के लिए पहले हम जान लेते हैं कि दवाई। देखिए
अब थोड़ा सा बेसिक आपको जानना चाहिए। देखो, जब हम लोग का मेडिसिन बनता है, जब हम मेडिसिन का लैब टेस्ट होने के बाद हमारे जो पूरे फेजेस में, 4 फेजेस में क्या होता है, पूरे 4 फेजेस में ड्रग हमारा आता है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। देखो, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, कम लोगों पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो दवाई हमने लैब टेस्टिंग कर लिया या जानवरों पे कर लिया, उसके बाद हम फेज 1 में क्या करते हैं, कम लोगों के 1 से 2 लोगों पे करते हैं। फिर फेज 2 में क्या करते हैं, 2 से 10 में करते हैं। फिर अगर फेज 3 में हमने क्या करता है, 10 से 250 लोगों तक हम क्या करते हैं, इसमें टेस्ट करते हैं। अब देखो, दवाई जब भी आता है हमारे मार्केट में तो उसका टेस्टिंग कंटिन्यू चलते रहता है। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है कि ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन मतलब कि कोई दवाई दिया तो क्या इसका साइड इफेक्ट तो ज़्यादा नहीं दे रहा है, या जो इसमें इफेक्ट दिया हुआ उससे अलग इफेक्ट तो नहीं दे रहा। देखिए, 2 चीज़ होता है, एक होता है साइड इफेक्ट, एक होता है एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट जो फेज 1 या फेज 3 तक हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ लेंगे। जैसे कि अगर आप पीसीएम लेंगे तो आपको पता है किडनी में इफेक्ट पहुंचता है, ये चीज़ क्लियर है। लीवर पे भी थोड़ा बहुत पड़ता है, तो पहले से ही ये आपका डिसाइडेड है। लेकिन इसको छोड़ के, अगर मान लो लीवर को छोड़ के, किडनी को छोड़ के ये क्या करें, लंग्स में भी इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट कर दे, तो इसे क्या कहेंगे हम कि एक तरह का एडवर्स रिएक्शन है। सेम इसी तरह क्या करता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ऑब्जर्व करता है, कोई भी दवाई आता है तो उसे कंटिन्यू देखभाल करते रहता है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि उस दवाई को बैन कर दिया। वो क्या है, 4th फेजेस में, 4th फेज कभी कंप्लीट नहीं होता है, ये कंप्लीट चलते रहता है। और इसमें ज़्यादातर आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एक क्वेश्चन आता है, क्लिनिकल हमें हॉस्पिटल में क्यों पढ़ना, क्योंकि दवाई सबसे पहले कहाँ यूज होता है, बाजारों में यूज होता नहीं ना, यूज होता हॉस्पिटल में यूज होता। तो आपको क्या है, हॉस्पिटल में किस तरह से काम करता है, कहाँ है, इस सबसे पेशेंट कहाँ मिलेगा, हॉस्पिटल में मिलेगा। अब डॉक्टर ने दवाई दे दी और क्लिनिकल फार्मासिस्ट उससे पूछेंगे, उसके बारे में हर चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे, कौन करेगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट करेगा। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ आता है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, ये याद रखना है, इसको याद रखना है। कंट्री और अदर कंट्री, हमारे कंट्री में और अदर कंट्री में क्या डिफरेंस है, इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है कि यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज कर देते हैं, कभी कभी टर्म्स दे देता है डेफिनेशन पूछने के लिए, वो आपको आ सकता है। फिर नेक्स्ट आएगा, आपको आता है डेली एक्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, इनमें से क्वेश्चन आपका आएगा डेली एक्टिविटी। डेली एक्टिविटी में आपको ये पूछ लेगा कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट में आप वार्ड पे जाते हैं एक एक करके, और उसमें सही तरीके से उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि हाँ, कि डॉक्टर ने 10 दिन का कोई दवाई दे के रखा तो उसका पर्चा को पढ़ते हैं और देखते हैं, अच्छा ठीक है सर, आपको जो ये जो दवाई चल रही है कोई इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है, कोई ये तो नहीं, पूरा का पूरा उसमें पूछताछ होता है। और दूसरा आता है ट्रीटमेंट इन चार्ट रिव्यू। ट्रीटमेंट इन चार्ट रिव्यू मतलब कि जो दवाई दिया गया है उसको पूरा रिव्यू करता है। कौन करता है, ये सारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट करता है। फिर द एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग, एडवर्स ड्रग को मॉनिटरिंग करता है। ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन। फिर आता है मेडिकेशन हिस्ट्री। मेडिकेशन हिस्ट्री मतलब कि किसी को डायबिटीज है या कोई HIV है या कोई ऐसा जो क्रोनिक डिजीज है, TB है मान लीजिए, तो उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री देखता है मेडिकेशन। जी हाँ, इसमें क्या मेडिकेशन है, क्या चीज़ चला है और क्या नहीं चला है, उसका हिस्ट्री से ऑब्जर्व कर लेता है कि हाँ ये चीज़ दवा अगर चला तो इससे ये नुकसान था, ये सारी चीज़ करके भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट पर। फिर आता है पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग में पेशेंट को पूछेगा कि सर आपने जो ये हो रहा, कब से हो रहा, किस क्या क्या आपने दवाई लिया था, कौन कौन से डॉक्टर से गया, पूरा काउंसलिंग करते हैं। फिर आता है इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन मतलब कि हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के साथ, डॉक्टर के साथ, मेडिकल स्टोर जो एरिया में कम्युनिटी फार्मेसी है उसके साथ ये आपको क्या करेगा, कोलैबोरेशन करेगा। क्यों? क्योंकि कोई दवाई अगर किसी एरिया में नुकसान कर रहा है तो किसके पास पता होगा, मेडिकल वाले के पास होगा। जूते वाले के पास थोड़े होगा यार, मिठाई वाले के पास थोड़े होगा, नहीं ना होगा, मेडिकल वाले के पास होगा। तो वही चीज़ क्या करेगा, मेडिकल वाले के पास जाके वो डेटा उठाएगा और फिर उसे पता करेगा और देखेगा कि ये दवाई को ज़्यादा तो नुकसान नहीं कर रहा, ज़्यादा अगर नुकसान करेगा तो उसे फिर फॉरवर्ड रिपोर्ट बना के आप क्या करेंगे, कंपनी को दे देंगे या हायर अथॉरिटी को दे देंगे। फिर वो उसके हिसाब से अगर जांच करा और फिर मिला कि नहीं, कंफर्मेशन मिल गया नहीं ये ज़्यादा नुकसान दे रहा, तो फाइनली उस प्रोडक्ट को वो बैन कर देता है।
फिर आता है इसमें ये चीज याद रखना, दूसरा आपको इसका डेफिनेशन याद रखना है कि फार्मास्यूटिकल केयर होता क्या है, ये चीज आपका डेफिनेशन। अब आता है नेक्स्ट आता है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट एंड होम रिव्यू। मतलब कि इसमें आपको ये चीज करता है मेनली कि पूछ लेता है मेडिकेशन थेरेपी किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, और होम रिव्यू। होम रिव्यू आपको याद रखना, होम रिव्यू में क्या करते हैं कि पेशेंट के पास जाते हैं और कोई लंबे समय तक दवाई या कोई नहीं है, मान लीजिए कोई दवाई चलाया और क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने कंसल्ट करा कि हाँ ये आपको फार्मासिस्ट को ऑर्डर दिया कि आप जाओ और देख के आओ तो क्या सही में क्या क्या कंडीशन हो रहा है, या वहाँ पे रिव्यू करके आता है। कौन करके आता है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब आता है इसमें टेस्ट। नेक्स्ट आता है कि जो आप लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट में आपको याद रखना हिमेटोलॉजिकल जो टेस्ट है ये आप याद रखना कि क्या ब्लड के टेस्ट करते हैं, जैसे कि सीबीसी करते हैं, लीवर फंक्शन करते हैं, एलएफटी करते हैं, रेनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, थायराइड टेस्ट करते हैं, ये सारी चीज आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आपको ये चीज याद रखना है कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में ये चीज आपको पूछ लेता है, जैसे कि रिस्पायरोमीटर का यूज करते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अगर नहीं होता तो जैसे कि आप लोग के डिहाइड्रेशन हो जाता है, जैसे गर्मी चल रहा है आप लोग तो उसमें पानी सूख जाता है, पानी हमारे बॉडी में ज्यादा रिक्वायरमेंट मिलती है। फिर जो कार्डियक से रिलेटेड जो ऑर्डर होता है टेस्ट हम यूज करते हैं, जैसे किसका यूज करते हैं, कार्डियक के कमेंट में बताना कि कार्डियक का किसके यूज करते हैं, ईसीजी, ईसीजी का यूज करते हैं। ये सारी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। इस वाले चैप्टर में आपको कम से कम पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट किस लिए यूज होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइजनिंग। पॉइजनिंग इंपॉर्टेंट है। पॉइजनिंग में सबसे पहले आपको याद रखना है पॉइजन क्या होता है। दूसरा ये चीज आपको याद रखना कि एंटीडोट क्या होता है, एक होता है स्पेसिफिक, दूसरा होता है यूनिवर्सल एंटीडोट, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है पॉइजन इन्फॉर्मेशन एंड ये आपको ये ज्यादा याद रखना है कि पॉइजन होता है क्या, पॉइजन के टाइप्स कितने हैं और एंटीडोट क्या होता है। अब आता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना। देखो फार्माकोविजिलेंस, विजिलेंस मतलब होता है वॉच आउट या देखभाल कह सकते हैं, या उस पर नजर रखता है। जैसे कि फोर्थ फेज मैंने आपको बताया कि दवाई कितने फेज में होता है, दवाई हमारे फोर्थ फेज में पूरा चलता है। फोर्थ फेज कभी कंप्लीट नहीं होता, थर्ड फेज कंप्लीट हो जाता है लेकिन फोर्थ फेज कभी कंप्लीट नहीं होता। या फोर्थ फेज को देखभाल, जैसे कि आप सिंपल सी भाषा में आप क्या करते हैं, पुलिस एक तरह कानून संविधान बना हुआ है ना कि इसमें ये करोगे तो इसमें ये, इसमें ऐसा वैसा डिस्टेप, लोग को पुलिस की जरूरत क्यों पड़ी, फॉलो करे और ताकि सही तरीके से कानून को चल पाए। सेम इसी तरह क्या करता है फार्माकोविजिलेंस, एक तरह का डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट मेनली किस पे ध्यान देता है कि आपको जो दवाई के हिसाब से जो कानून बनाया गया है, या तो फिर दवाई को जिस हिसाब से है या जितना आपने कहा और सही तरीके से वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज वॉच आउट करता है। कहते हैं कि पोस्ट अगर कह सकते हैं कि ये फार्माकोविजिलेंस काम कहाँ करता है, ये फोर्थ पेज पे काम करता है। इसका डेफिनेशन भी आपको याद रखना है, स्कोप और एम ये याद रखना। मेनली देखो ओवरव्यू अगर पूछे फार्माकोविजिलेंस तो आप क्या लिखेंगे कि ये क्या करता है, एडवर्स रिएक्शन को देखभाल करता है, कोई ज़्यादा से साइड इफेक्ट नहीं दे रहा उस पर ध्यान रखता है, पेशेंट हेल्थ पे ध्यान रखता है, पब्लिक हेल्थ पे ध्यान रखता है। ये सारी चीज़ इसका फार्माकोविजिलेंस का काम है। अब फिर आता है मेडिकेशन एरर। देखो मेडिकेशन एरर यही चीज़, ये वाला मेडिकेशन एडरेंस हमने पढ़ा था किसमें कि कम्युनिटी में। और मेडिकेशन एरर अगर याद है तो मेडिकेशन एरर हर बार पूछता है, अगर एक याद है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। देखो मेडिकेशन एरर क्या होता है कि जब हमने दवाई दिया और सही, मान लो हमने दवाई दिया डॉक्टर के हिसाब से सही तरीके से, पहले एड्रेस समझते हैं, डॉक्टर ने सही तरीके से लिखा 10 बार, मतलब दिन में 2 बार लिखा, 10 गोली लिखा, उन्होंने क्या करा जैसे लिखा सेम एज इट इज फॉलो कर लिया और वो फॉलो कर लेता है एक कंडीशन, तो उसे हम मेडिकल एड्रेस कहेंगे। जब डॉक्टर ने दवाई लिखा जिस टाइम में लिखा उस टाइम में ना लेके उल्टा पुल्टा टाइम लेके या सही से फॉलो नहीं करके या कोर्स को पूरा ना करके, कोर्स ना पूरा करके मतलब कि दवाई लिखा डॉक्टर 3 दिन का, आप एक दिन में थोड़ा सा फील अच्छा किए तो आपने क्या करा कि दवाई लेना बंद कर दिया। ये चीज क्या आता है आपका मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर इंडिया में बहुत ही ज्यादा देखा गया प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि बूढ़े लोग को देखो, बूढ़े और बच्चे को तो छोड़ ही दो, और यहाँ पे इंडिया वाले ऐसे हैं कि आधे क्या है खुद का डॉक्टर, अरे सही हो गया तो क्या जरूरत है दवाई खाने की। आपको भी पता होगा कि आप बीइंग फार्मासिस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है, या किसी बैक्टीरिया को या वायरस नहीं बैक्टीरिया का अगर कोई बीमारी होता है तो एक बीमारी का पीरियड होता है कि इतने दिन दवाई चलना है तभी वो अच्छे तरीके से सही हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं यार अच्छा हो गया छोड़ो दवाई लेना क्या जरूरत है, वो जो सारी चीज आता है वो आता है आपका मेडिकेशन एरर के अंदर। मेडिकेशन एरर अगर होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है आपको कि दिक्कत आने लगती है और सही तरीके से आपको
जो एक्चुअल में सही तरह से अच्छा होना चाहिए वो आपको अच्छा नहीं मिलता है ट्रीटमेंट सही तरह से। इसमें आपको डेफिनेशन याद रखना, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन एज हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, ये सारी चीज़, जेंडर हो सकता है, याद रखना। नेक्स्ट आता है आपको लासा ड्रग और आपको टालमेन लेटरिंग, जो हम इस माध्यम से क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो मेडिकेशन एरर है उसको घटाया जाए और उसको कम किया जाए, उनके द्वारा आप जो ये करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना। फिर आता है ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन आपको याद रखना, ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है कि आपको रिएक्शन कर जाता है। ड्रग इंटरेक्शन आपको इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, मेडिकेशन एरर याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि ड्रग इंटरेक्शन होता क्या है और किस तरह से यहाँ करते हैं। ड्रग अलग अलग टाइप से होता है, फूड इंटरेक्शन होता है, ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है। जैसे कि आप अलग ऐसे ऐसे दवाई ले लिए, जैसे कोई ऐसा बहुत सारी चीज़ है, जब दवाई चलती है तो क्या कहता है कि अल्कोहल आपको बैंड है, लेकिन क्या करेगा जो पियक्कड़ है वो तो ले लेता, तो उसमें क्या इंटरेक्शन कर जाता, सही होने की जगह वो उल्टा बीमार और पड़ जाता। ये सारी चीज़ इसके अंदर आता है। इसी चीज़ को अगर मान लीजिए आपको और डिटेल में पढ़ना है, आप सेकेंड ईयर का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको अगर ऐप में जाके इनका डिटेल में अगर वीडियो या सारी चीज़ आपको मिल जाएगा, लाइव क्लासेस भी वहाँ चल रही है, आपको ऐप ले सकते हैं। उसके लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसके बाद आप यहाँ पे स्टोर पे जाएंगे तो आपको सारा यहाँ पे सेकेंड ईयर का मिल जाएगा। सेकेंड ईयर का लेके आप वहाँ से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जितना मैंने आपको बताया, इसको अगर आप कवर करके जाते हो तो अच्छा खासा आप मार्क ला सकते हैं। लेकिन रीज़न क्या है, आपको लिखने का भी तरीका आना चाहिए, अच्छे से लिखेंगे। अगर मान लो कोई चीज़ ऐसा पूछ लेता कि रोल ऑफ इन्फेक्टिव क्या है, फार्मा, अगर मान लो इन्फेक्शन कंट्रोल में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, तो पहले आप इन्फेक्शन कंट्रोल लिखेंगे, उसके बाद फिर आप उसका रोल लिखेंगे। डायरेक्ट मत लिखना। देखो टॉपर जो लिखते हैं ना, वो स्टार्टिंग से फिर यहाँ तक पहुँचाता है, वो क्या होता है, एक सिस्टमिक हो जाता है। तो जो एग्जामिनर होता है ना, जो कॉपी चेक करता है, उसे लगता है नहीं यार इसको बेसिक भी नॉलेज है, तो जिसलिए उसे अच्छा नंबर मिल जाता है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेशन हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।